तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण जो टॉपिक है वो आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और राजस्थान इतिहास के अंदर सबसे सरल टॉपिक यही है, एकीकरण। यहां से आपको राजस्थान के हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। आरएस के अंदर भी सवाल पूछा गया था। एकीकरण का मतलब होता है एक करना, अर्थात जोड़ने का काम होता है। इसमें हम राजस्थान की रियासतों को जोड़ने का काम करेंगे। आज का हमारा जो राजस्थान है इसमें 19 रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने थे भी। आज हमें जो राजस्थान दिख रहा है इसमें 19 रियासतें थी। रियासतों की बात करेंगे जहां पर राजा शासन किया करता था, और 3 ठिकाने थे। अब रियासतों वाली बात तो सर समझ में आती है, चलो ठीक है कि जहां पर राजा महाराजा राज करते थे वो रियासतें हुआ करती थी। लेकिन 3 ठिकाने, सर 3 ठिकानों वाला क्या चक्कर है क्या? ठिकाने तो रियासतों में खूब हुआ करते थे। खूब सारी रियासतें, अगर 19 रियासतें थी तो प्रत्येक रियासत में खूब सारे ठिकाने थे। लेकिन हम 3 ठिकाने पढ़ते हैं, नीमराणा है, कुशलगढ़ है, लावा है। जैसे अपने राजस्थान में बांसवाड़ा रियासत हुआ करती थी, उसमें एक ठिकाना था कुशलगढ़। ये सर 3 ठिकाने, इनका क्या मतलब था? जैसे कहे कुशलगढ़ ठिकानेदार की बांसवाड़ा के राजा के साथ में बननी बंद हो गई, उनकी बोलचाल बंद हो गई, आपस में उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। तो अंग्रेजों ने कुशलगढ़ वाले ठिकानेदार या सामंत को कह दिया कि तुम बांसवाड़ा के राजा को टैक्स मत देना, के तुम सीधा हमें टैक्स दे देना। इस तरह बांसवाड़ा से कुशलगढ़ अलग हो गया और अंग्रेजों ने उसे ठिकाना कह दिया। अंग्रेज लोग तोड़ने में तो माहिर थे ही। अंग्रेजों ने कोटा रियासत से तोड़कर झालावाड़ बनाई थी, लेकिन झालावाड़ थोड़ा सा बड़ा इलाका था, इसलिए उसे रियासत कहा गया। कुल मिलाकर रियासतों से अंग्रेजों ने जो ठिकाने बना दिए, वहां से वो सीधा टैक्स ले लिया करते थे। इस प्रकार के राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। बाकी प्रत्येक रियासत में खूब सारे ठिकाने होते हैं। हम पढ़ते हैं क्या राजस्थान में 3 ही ठिकाने थे? ठिकाने तो खूब सारे थे। हमने क्रांति के अंदर भी पढ़ा था, अवा का ठाकुरदार था, रासोप का ठाकुरदार था, मेवाड़ के अंदर खुद 16 श्रेणी के ठिकाने थे। तो फिर ये 3 ठिकाने वो हैं जिनको अंग्रेजों ने तोड़कर अलग कर दिया था, वो यहां से सीधा टैक्स लिया करते थे। ठीक है। इस तरह हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी जिनमें राजा बैठा करता था, और 3 ठिकानों में अंग्रेजों के द्वारा सामंत बिठाए जाते थे। और राजस्थान में अजमेर एकमात्र ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहां पर अंग्रेजों का खुद का अधिकार हुआ करता था। थोड़ी सी मैं प्रारंभिक बातें बता रहा हूं आपको। आज अपन इसको अजमेर बोलते हैं, लेकिन कोई टाइम में इसे अजमेर नहीं बोला जाता था, इसे अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। हमने क्रांति में पढ़ा था, यहां पर मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी जिसका मुख्यालय ब्यावर हुआ करता था। इसलिए अजमेर एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश था जिसके ऊपर अंग्रेजों का सीधा अधिकार हुआ करता था। ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम राजस्थान को एक करने का काम करेंगे, राजस्थान का एकीकरण करेंगे। इस राजस्थान में 19 रियासतें हैं, मतलब 19 राजाओं का शासन है। 3 ठिकाने हैं, ये ठिकाने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, जिसके ऊपर अंग्रेजों का सीधा अधिकार हुआ करता था, क्योंकि अजमेर से बैठकर ही अंग्रेज पूरे राजपुताना को कंट्रोल करते थे। नॉर्मल सी बात बताइए मैंने, ये तुम्हें आराम से समझ में भी आ जाएगी, लिखा मैं बाद में आराम से दूंगा। अब किस प्रकार से एक होते हैं, थोड़ी सी पीछे की भूमिका की तरफ जाते हैं। अंग्रेजों ने 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया जाएगा। देशी राज्य में राजपुताना की 19 रियासतें आया करती थी, और ब्रिटिश भारत वो था जिसके ऊपर अंग्रेजों का सीधा अधिकार हुआ करता था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिस पर अपने पूरे के पूरे भारत का संविधान आधारित है।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। उस 1935 के एक्ट की सबसे पहली लाइन यही है कि ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बना दिया जाएगा, भारत को एक कर दिया जाए। अंग्रेज प्रयास करते कि सभी राज्यों को एक करें और इनको एक कर हम भारतीय संघ बना लें, लेकिन कोई भी राजा आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता था। ये हम भारतीयों की खासियत है, हम हमेशा ये नहीं देखते कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमेशा ये नजर रखते हैं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। क्या आजकल आप सबको पता है कि पढ़ाई की वीडियो इतनी नहीं चलती है, कोई अगर वो लोग बनाता तो उसकी वीडियो ज्यादा चलती है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। तो लोगों का चलने का मेन कारण यही तो है। तो राजा आपस में एक दूसरे के पास में बैठना पसंद नहीं करते, कोई भी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता था, इसलिए राजा एक नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों ने हालांकि प्रयास किए थे कि भारत के राजाओं को एक करें और इनका एक संघ बना देकर। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तब अंग्रेजों का पूरा ध्यान विश्व युद्ध के ऊपर चला जाता है। 1940 में अंग्रेज दोबारा से अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखो हम तो जाने वाले हैं, तुम्हारी आजादी की प्रक्रिया शुरू कर दो, मतलब तुम अपना संविधान बनाना शुरू कर दो। क्या अंग्रेजों ने 1940 में कह दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने कहा कि विश्व युद्ध के समाप्त होते ही हम भारत को आजाद कर देंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और युद्ध समाप्त होते अंग्रेजों ने कह दिया कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं। 1945 में अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, भारत को आजाद कर रहे हैं, लेकिन हम आजाद होते हैं 1947 में। 2 साल हमें इस बात के लिए लगे कि हम तय नहीं कर पा रहे थे हमें आगे क्या करना है। क्या कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें एक ही भारत चाहिए। क्या उसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस। कांग्रेस कह रही थी कि हमें एक ही भारत चाहिए। मुस्लिम लीग ये कह रही थी, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना ये कह रहा था कि हमें 2 भारत चाहिए, एक भारत तो एक पाकिस्तान हो गया। कम्युनिस्ट लीग ये कह रही थी कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भारत के 17 टुकड़े होने चाहिए। अंग्रेजों के समझ नहीं आया कि बात किसकी मानने का। कांग्रेस कह रही है कि हमें एक ही भारत चाहिए, मुस्लिम लीग कह रही है कि भारत के 2 टुकड़े कर दो, क्या एक भारत बना दो एक पाकिस्तान बना दो। कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत का भाषा और संस्कृति के आधार पर विभाजन होना चाहिए। क्या फिर बाद में 1947 में इस बात पर निर्णय लिया गया कि भारत के 2 विभाजन होंगे, एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा। क्या क्योंकि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहता था कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। अंग्रेजों ने टुकड़े करने से मना कर दिया। अंग्रेज बोले कि टुकड़े नहीं होंगे भारत के। क्या लेकिन बाद में भारत में दंगे भड़क जाते हैं और फिर भारत से अलग करके पाकिस्तान को बनाया जाता है। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी था, यदि आदमी के शरीर में अंगूठा खराब हो जाए तो अंगूठे को काट देना चाहिए ताकि पूरे शरीर में जहर नहीं फैले। दंगे से अच्छा है कि फिर पाकिस्तान को अलग ही कर दो। क्या लोग मारपीट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे में कट रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। बाद में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि हम भारत का विभाजन करेंगे। यह आप उसमें फोटो देख सकते हो, भारत के विभाजन की फोटो है। खूब सारी ट्रेन भारत से पाकिस्तान जाती, पाकिस्तान से भारत आती थी, उसमें की फोटो है आजादी के अंदर जब भारत का विभाजन किया गया था। आपने गदर फिल्म देखी होगी, उसके अंदर और भी शानदार चर्चा की गई है विभाजन के समय की, उसके अंदर थोड़े से सीन भी दिखाए गए हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने तो कह दिया भाई अब क्या करेंगे, विभाजन करना पड़ेगा, जब दंगे भड़क गए हैं तो इससे बढ़िया विभाजन कर देंगे। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को कहा कि हम भारत का विभाजन करेंगे। उसमें भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, पूरे भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी। माउंटबेटन ने यह कह दिया कि हमारी तरफ से तुम आजाद हो गए, तुम्हारा मन करे उससे जाकर मिलो, अगर तुम्हें लगता है कि हम भारत के साथ में मिलेंगे तो भारत से मिलो, अगर तुम्हारा मन करता है कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान से मिल लोगे। 5 जून 1947 को भारत सरकार ने रियासती सचिवालय बनाया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया।
और इसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। कुल मिलाकर अब अंग्रेजों ने तो कह दिया हम भारत का विभाजन करेंगे, भारत को दो भागों में बांट देंगे, भारत और पाकिस्तान। भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी, जिसमें से 19 रियासतें अपने राजस्थान में हुआ करती थी। कुल मिलाकर 565 यानी कि भारत में राजा हुआ करते थे, पूरा क्षेत्र था। अंग्रेजों ने कह दिया कि हमारी तरफ से तुम आजाद हो, तुम्हारा मन करे पाकिस्तान के साथ में जाओ, तुम्हारा मन करे भारत के साथ में जाओ, हमारी तरफ से आजाद हो गए, कोई टेंशन नहीं है क्या? ठीक है भाई। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रियासतों को पाकिस्तान में जोड़ूं क्या, क्योंकि आजाद है। इधर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये चाहेंगे कि भारत में जो 565 रियासतें हैं, इन 65 रियासतों को मैं ज्यादा से ज्यादा भारत में जोड़ने का काम करूं। दोनों अपना दाव पेच लगाएंगे भाई, क्योंकि प्रत्येक देश ये चाहेगा कि हमारा क्षेत्र बड़ा रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक विभाग बना दिया, रियासती सचिवालय विभाग। कब बनाया था? 5 जून 1947 को बनाया था। रियासती सचिवालय विभाग बनाया, जिसका अध्यक्ष बना दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनका सचिव बनाया वीपी मेनन को। वीपी मेनन को सचिव बना दिया। मतलब मंत्री वाला काम तो करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव, सचिव का मतलब आईएएस अधिकारी। हमने पढ़ा था ना पॉलिटी के अंदर सचिवालय, जिसमें खूब सारे सचिव बैठते हैं, जो सचिवों का घर है। वो सचिव क्या है? आईएएस अधिकारी हैं, जो मंत्रियों को सलाह देने का काम करते हैं। तो वही भूमिका यहां पर मंत्री वाले तो निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सचिव वाली भूमिका निभाई वीपी मेनन ने। वीपी मेनन आईएएस अधिकारी वाला काम करते हैं। इनको यह जिम्मेदारी देगी कि जितना हो सके ना उतनी रियासतों को भारत में मिलाओगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करोगे, ताकि हमारा बड़ा भारत बन सकेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की रियासतों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम भारत में मिलोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि सारे के सारे किस में मिलो? भारत में मिलोगे। तब भारतीय राजा कहते हैं कि हम तो किसी भी देश के साथ में नहीं मिल सकते क्या? पटेल जी ने पूछा क्यों भाई, किसी के साथ में क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि हमने तो 1818 में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां की हैं, जिसके तहत हम अंग्रेजों से बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे क्या? राजाओं ने यह कहा कि हमने अंग्रेजों के साथ में क्या किए? सहायक संधियां की हैं, समझौता किया हमने, और उन संधियों के तहत हम तो किसी भी देश के साथ में नहीं मिल सकते जब तक अंग्रेज हमें अनुमति नहीं देने का। अंग्रेजों से बिना पूछे हम कोई काम नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोबारा से अंग्रेजों के पास में जाते हैं और कहते हैं यार क्या बड़ा अच्छा मजाक करते हो क्या? पहले कहते हो क्या सारे राजा आजाद हैं, जिसके साथ में मिलना चाहो मिल लो क्या? और राजा कहते हैं क्या हम तो नहीं मिल सकते क्या, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में संधियां हैं क्या? राजा तुम्हारे बिना पूछे कोई काम करने को तैयार नहीं है। तब अंग्रेज बोले कि सॉरी सॉरी क्या गलती हो गई, हमें ये बात ध्यान में नहीं थी, हम एक अधिनियम और लेकर आते हैं। और अंग्रेज अंतिम अधिनियम लेकर आते हैं, जिसका नाम था अखिल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। अंतिम अधिनियम लेकर आते हैं। इसकी धारा 8 में अंग्रेजों ने यह कहा कि अंग्रेजों और राजाओं के बीच में जो भी संधियां थी ना, सारी के सारी संधियां आज से समाप्त होती हैं। राजा आजाद हैं, जिसके साथ में जाना चाहें चले जाएंगे। मतलब अंग्रेज 1947 में अंतिम अधिनियम लेकर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसकी धारा 8 में यह कह दिया अंग्रेजों ने कि राजा आज से आजाद हैं, जिसके साथ में मिलना चाहे मिलो क्या। अब दोबारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के पास में जाना शुरू करते हैं कि अब तो भारत में मिल जाओ क्या। अब थोड़ी सी राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में किसी रियासत ने सबसे पहले अगर भारत में मिलने के लिए हां की थी तो वह थी बीकानेर रियासत। उन्होंने 7 अगस्त 1947 को विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके आगे बात करेंगे। राजस्थान में अगर कोई सबसे पहले रियासत मिली थी ना, वो थी बीकानेर। 7 अगस्त 1947 को क्या कर देते हैं? विले पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इनका काम यही था रियासती सचिवालय का कि तुम एक विले पत्र लेकर जाओगे, उसके ऊपर हस्ताक्षर कराओगे कि कोई भी समस्या है
राजाओं से बैठकर पूछो और भारत में मिलाओगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के पास में विलय पत्र लेकर जाते हैं, मतलब तुम हमारे अंदर विलय होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। तो सबसे पहले राजस्थान में 7 अगस्त 1947 को ही बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए कि हम तो भारत में मिलेंगे क्या। और सबसे लास्ट में थी धौलपुर रियासत, जिसने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह जी, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की सारी रियासतें भारत में 7 दिन के अंदर अंदर मिल गई थी। आजादी से पहले ही राजस्थान की रियासतों ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। हम भारत की आजादी से पहले ही भारत में शामिल हो गए थे। सिर्फ भारत में 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हो सकी थी, बाकी सभी ने हस्ताक्षर कर दिए। 3 रियासतें थी, एक तो कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, तीसरी जूनागढ़। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ के अलावा सभी रियासतों ने भारत में मिलने के लिए हाँ कर दी। इनको आजादी के बाद में मिलाया गया था और ये तीनों रियासतें बॉर्डर के ऊपर हुआ करती थी। राजस्थान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, फिर भी आप देख लो कि 7 दिन में राजस्थान की सारी रियासतें भारत में मिल जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बलिदान तो राजस्थान ने दिया है। आज भी भारत में जो राज्य बॉर्डर के ऊपर है उनमें छोटा मोटा विद्रोह होता रहता है। आप कश्मीर को देख लो, छोटा मोटा विद्रोह चलता रहता है। पंजाब को देख लो। दक्षिण भारत वाले तो धमकियां देते रहते हैं कि जिस दिन तुमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया उस दिन हम तुमसे अलग हो जाएंगे क्या। लेकिन राजस्थान में किसी भी बात को लेकर ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला कि राजस्थान वालों ने कभी भारत से अलग होने की बात की हो। हमने कभी कोई छोटी मोटी बात का विद्रोह किया हो। 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक अगर किसी ने भारत को बचाया है तो हमारा राजस्थान था। आज भी खुद की राजस्थानी भाषा को खोकर हमने हिंदी भाषा को अपना रखा है, वह हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान में किसी भी आदमी की मन में यह नहीं आता कि यार हम भारत से अलग हो जाएं क्या। कुछ कह देते कि सर कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर मुस्लिम लोग थे तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। हमारे राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में खूब मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन फिर भी आज तक किसी ने ऐसी मांग नहीं रखी कि मैं पाकिस्तान में मिला दो क्या। ये हमारे राजस्थान का देश के प्रति समर्पण है। चलो एक बात और बताता हूं तुम्हें। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान बने थे तब पाकिस्तान ने 3 जगह हमले किए थे, कश्मीर, बलूचिस्तान और जैसलमेर। जब हम आजाद हो गए थे उसके बाद में कश्मीर और बलूचिस्तान ना तो भारत में मिले थे और ना ही पाकिस्तान में मिले थे। बलूचिस्तान के ऊपर बलूचों का कब्जा हुआ करता था और पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। आज बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। कश्मीर का राजा हुआ करता था हरि सिंह जी। हरि सिंह जी को जो खुद की सेना थी ना वो पाकिस्तान के साथ में मिल गई थी, मतलब राजा की सेना पाकिस्तान के साथ में जाकर मिल गई और पाकिस्तान ने आधे कश्मीर के ऊपर अधिकार कर लिया था। तब हरि सिंह जी भागे भागे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में आते हैं कि मेरा कश्मीर बचाओगे। पंडित जी कहते हैं कि अगर आप भारत में मिलते हो तो ये हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या। तब हरि सिंह जी ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अपनी इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर भेजी थी, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को वहीं पर रोक दिया था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब हरि सिंह जी ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे कि मैं भारत का अंग हूं, मैं भारत में मिलने जा रहा हूं, फिर भी जिस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था हमने उस क्षेत्र को नहीं छुटाया था और उस मुद्दे को हमने यूएनओ के अंदर लेकर चले गए थे और आज भी वही मुद्दा बना हुआ सेम का सेम। आधे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है भारत उसे बोलता पीओके, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, और जिस क्षेत्र के ऊपर भारत का अधिकार है पाकिस्तान उसे बोलता ईओके, आईओके, इंडियन अधिकृत कश्मीर। भारत बोलता पीओके। आपने कई बार एक बारे में सुना होगा कि पीओके के अंदर गोलीबारी होगी, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। भारत कहता है कि क्षेत्र हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि क्षेत्र हमारा है, कश्मीर कहता है कि हम आजाद है, हम किसी के अधिकार में नहीं है। पाकिस्तान ने कहते हैं जब जैसलमेर की तरफ हमला किया था तब जैसलमेर के राजा ने जोधपुर के राजा से मदद मांगी थी और जोधपुर रियासत थोड़ी मजबूत हुआ करती थी। जोधपुर के पास में कहते हैं खुद की एयरफोर्स की सेना भी थी। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह तो खुद पायलट हुआ करते थे, इन्होंने खुद की एयरफोर्स भी बना रखी थी। तो जोधपुर वालों ने खुद की सेना उतारी थी। जैसलमेर की जमीन पर पाकिस्तान का 1 इंच भी कब्जा नहीं हो पाया था।
इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया था, जैसलमेर के ऊपर हमला किया था, लेकिन जोधपुर रियासत ने जैसलमेर की 1 इंच के ऊपर भी पाकिस्तान का कब्जा नहीं होने दिया था, और जैसलमेर वालों के साथ में ही जोधपुर रियासतें भारत में मिल जाती है। हालांकि बलूचिस्तान में आज भी बलूचों की मांग है कि हमें पाकिस्तान से अलग करो क्या, और देख लेना आने वाले 5-7 साल में पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूट जाएगा क्या। भारत तो खुद भी है बलूचिस्तान की खूब सारी मदद करता है। तो चलो ये थोड़ी बातें होती रहेंगी, मैंने थोड़ी सी प्रारंभिक बातें बताई हैं कि आजादी से पहले किस प्रकार से रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इनकी बड़ी भूमिका थी। ये भारत की रियासतों को एक करने का काम करते हैं, रियासती सचिवालय बनाया जाता है। थोड़ी बातें ज्यादा होगी, थोड़ा सा लिख लेते हैं, किसी की कमेंट हो। अभी केवल बातें बताई मैंने समझाने वाली, जहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आगे बता दूंगा। हाँ, थैंक यू सर जी, मुझे बुक मिल गई। हाँ, और बताओ, किसी को कुछ पूछना है, आगे चलूं मैं? ठीक है, ये हमने प्रारंभिक बातें की थी। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मैंने बताया था, क्योंकि थोड़ा चीजें समझना जरूरी है। अगर मैं सीधा कह देता कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या। हनुमत सिंह तो पाक में, उसकी भी बात करेंगे आगे, टेंशन मत करो। एक एक बात बताऊंगा, तुम्हारे एक भी डाउट नहीं रहेगा, तुम्हारे एक भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक को लेकर। उसकी भी आगे बात करेंगे, हर बात तुम्हारे सामने आएगी। सर आपदा प्रबंधन बीच में क्यों नहीं पूरा होने जा रहा है ना, ऐप के ऊपर चल रही है क्लासें, तो एक क्लास से हो रहेंगे बस उसकी। चलो आ जाओ फिर। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंग्रेज भारत में अंतिम अधिनियम लेकर आते हैं। इसकी धारा 8 में यह कहा गया कि भारत का विभाजन कर देंगे, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 भागों में विभाजन होगा। भारत में 565 रियासतें थी, अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया कि तुम अगर भारत में मिलो तो भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो तो पाकिस्तान में मिलो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो खुद का अलग ही देश बनाएंगे, तो भी तुम बना सकते हो, हमारी तरफ से फ्री हो। कुल मिलाकर अंग्रेज अंतिम अधिनियम लेकर आते हैं। ये उसमें क्या फोटो भी देख सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बीच में बैठा हुआ है, उसमें की फोटो है ये। तो भारत में 565 रियासतें थी, प्रत्येक रियासत को इन्होंने स्वतंत्रता दे दी कि वह किसी भी राष्ट्र में मिल सकती है। किसी भी राष्ट्र का मतलब तुम किसी भी देश में जाकर मिलो। अगर तुम चाहो कि हम अपना खुद का अस्तित्व रखेंगे, तुम अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हो। ठीक है सर। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी। इन्होंने कहा कि हम भारत का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे क्या। ये घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को की थी। उस समय क्या फोटो देख सकते हो, सारे के सारे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, बीच में माउंट बैठा हुआ है, इधर मोहम्मद अली जिन्ना बैठा हुआ है। ये उस समय की फोटो है 3 जून 1947 की। अंग्रेजों ने कह दिया कि हम तो जाएंगे भाई, लेकिन जाने से पहले क्या करेंगे, भारत का विभाजन करके जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। ये थोड़ा सा नोट लगा के वैसे मैंने लिखा है, याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है। अब अभी जैसे तुम बात कर रहे थे कि इधर वल्लभ भाई पटेल भी चाहता है कि मैं सारी की सारी रियासतों को भारत में जोड़ूं, उधर मोहम्मद अली जिन्ना भी ये चाहता था कि मैं लगभग रियासतों को पाकिस्तान में जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों अपना प्रयास करेंगे। भोपाल के राजा हुआ करते थे नवाब हमीदुल्ला खां। ये कौन थे? भोपाल के राजा थे जिनका नाम है नवाब हमीदुल्ला खां। ये उस समय नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल के बारे में हमने पढ़ा है, राजाओं का संघ था। महाराजा गंगा सिंह के समय में मैंने तुम्हें इसी बारे में बताया था, नरेंद्र मंडल के बारे में। तो नरेंद्र मंडल का उस समय अध्यक्ष कौन था? भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां था। भोपाल मध्य प्रदेश में है। भोपाल से आगे मेवाड़ है, मेवाड़ के आगे मारवाड़ है, मारवाड़ से आगे जैसलमेर है, जैसलमेर से आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्रम था, भोपाल, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर और पाकिस्तान। भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां ये चाहता था कि यार मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में सीधा कैसे जाए। ये चाहता था कि मैं किधर जाऊं, पाकिस्तान में जाकर मिल जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में सीधा तो नहीं मिल सकता था। बीच में मेवाड़ आ गया, इधर मारवाड़ आ गया, आगे जैसलमेर है, आगे पाकिस्तान है, तभी जाकर मिल सकते हो।
अगर बॉर्डर के ऊपर होते तो बात अलग थी, लेकिन ये तो बीच में कैसे मिल सकता है फिर। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां और मोहम्मद अली जिन्ना ने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को कहा कि आप हमारे साथ में पाकिस्तान में मिल जाओगे। मोहम्मद अली जिन्ना और हमीदुल्ला खां, इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को तैयार किया कि आप पाकिस्तान में मिल जाओगे। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह बड़ा शानदार जवाब देते हैं कि जिन्ना, तुम्हारा पाकिस्तान तो कल बनेगा। हमारा मेवाड़ बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर बना दिया था। 1200 साल पुराना देश है हमारा, और हम हमारे इतिहास को कल बनने वाले देश में विलोप कर देगा। हमारे बप्पा रावल की उपाधि थी हिंदुआ सूरज है, महाराणा कुंभा की उपाधि थी हिंदू सुल्तान है, राणा सांगा की उपाधि थी हिंदू पथ है, राणा हमीर की उपाधि थी प्रबल हिंदू। ये उपाधियां इसलिए हैं कि हमने हिंदू की रक्षा की थी। तुम्हारा तो पूरा देश इस्लाम के आधार पर बन रहा है क्या, और तू चाहता है कि मैं अपने देश को पाकिस्तान में मिला दूं क्या। मुझे किस देश के साथ में मिलना है ये तो निर्णय मेरे पूर्वजों ने कर दिया था। तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने तो मना कर दिया। तो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां का सपना टूट गया। हालांकि वो प्रयास कर रहे थे कि मैं किधर मिलूं, पाकिस्तान में मिलूं, लेकिन पाकिस्तान में तभी तो मिलेगा जब मेवाड़ के महाराणा हाँ भरेंगे। तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने बड़ा शानदार जवाब दिया था। इसके बाद में भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां का सपना टूट गया था। जोधपुर के महाराजा की बात कर रहे थे, इनकी भी आगे अपन चर्चा करेंगे। भारतीय रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ये मैंने पहले बात लिखाई नहीं है क्या तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहां देख लेते हैं। ये मैंने वैसे बता तो दिया तुम्हें। 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए जाते हैं। और सचिव किसको बनाया जाता है? वीपी मेनन को बनाया जाता है। उद्देश्य ये था कभी भारत के अंदर जो मिलने वाली रियासतें हैं ना, उनसे आप क्या करो, विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कराओ। कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाओ। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, लेकिन उन रियासतों को क्या करो, भारत में मिलाओ। क्या इसके लिए भारत ने विभाग बनाया था, उसका नाम था भारतीय रियासती विभाग। इसका गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष भी पूछा गया, सचिव भी पूछा गया है, और ये कई बार आया है कि भारतीय रियासती विभाग का गठन कब किया गया था। रख लोगे थोड़ा बहुत ध्यान में? ठीक है सर। रियासती विभाग ने यह शर्त रख दी, अब छोटी मोटी रियासत सब बोली कि हम तो आजाद रहेंगे, आजाद रहेंगे। क्या फिर इन्होंने शर्त रखी रियासतों के सामने कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम सारे कह दोगे क्या हम आजाद रहेंगे, आजाद रहेंगे। क्या इन्होंने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगी और जिसकी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी ना, वही रियासत स्वतंत्र रह सकेगी। क्या ऐसे नहीं कि तुम सारे कह दोगे कि हम भी आजाद है, हम भी आजाद हैं। क्या क्योंकि हर छोटी मोटी रियासत को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिसकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए होती है या उससे ज्यादा होती है, उसको हम अलग राज्य बना देंगे। क्या जैसे मान लो कि मेवाड़ रियासत है, उसकी संस्कृति अलग है, 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा, उसकी आय भी 1 करोड़ से ज्यादा थी, तो वह अपना खुद का राज्य बना सकती थी। इनको छूट दी गई कि आप अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकोगे। अगर आपको लगता है कि हमें अलग राज्य चाहिए तो भी हम आपको अलग राज्य का दर्जा देंगे। क्या बाकी जो शर्त पूरा नहीं करते हैं उनको किसी न किसी राज्य में मिलना होगा। अगर आपको लगता है कि हम छोटी मोटी रियासत हैं, अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं करते हो तो आपको किसी न किसी राज्य के साथ में मिलना पड़ेगा। आप हम आपको अलग से राज्य नहीं बना सकते। राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। अगर ये रियासत चाहती तो खुद का राज्य बना सकती थी, इनको छूट थी। इस शर्त के आधार पर वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिनकी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होती है, वो ही रियासत स्वतंत्र रह सकेंगे, मतलब वो ही रियासतें खुद का राज्य बना सकेंगे। क्या राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें आती थी, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है। ये 4 ऐसी बड़ी रियासतें थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत मैंने बताई थी तुम्हें, कौन सी थी? बीकानेर। ये उस समय क्या फोटो देख सकते हो, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी हैं, विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी बीकानेर, जिसने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे, और अंतिम रियासत थी धौलपुर, 14 अगस्त 1947 को किए थे। ठीक है, अब बात बता देता हूं मैं तुम्हें जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह की। ये बात आती है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इसने जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह को कहा कि आप पाकिस्तान में मिल जाओगे। हनुवंत सिंह ने कहा कि मैं क्यों मिल जाऊं भी। जिन्ना कहता है कि हमारे पास में एक ही बंदरगाह है, कराची, वो हम आपको दे देंगे। क्या कराची से जोधपुर तक हम रेल लाइन बिछा देंगे, और छोड़ो, आप तो खाली कागज पकड़ोगे, आपको जो भी शर्त माननी है ना वो बताओ, हम आपकी सारी की सारी बात मानने को तैयार हैं। क्या जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं सोच समझ कर बताऊंगा। लेकिन बाद में जब मेवाड़ रियासत ने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया था, तो जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह भी पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, बाद में इस विचार को खारिज कर देते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इस बात का खुलासा किसने किया था? वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में इस बात का उल्लेख किया कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की थी। आपदा प्रबंधन पूरा होने वाला, और क्या कराऊं पूरा बताओ, तो एक क्लास से और है। हाँ आर चौधरी, अरे तुम इतना मत क्या करो रे, कॉपी पेस्ट, क्लास डिस्टर्ब होती है तुम्हारी वजह से। तुम क्यों पूरी की पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने आते हो? मत आया करो भाई। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब करने आते हो तुम। कितनी बढ़िया बात चल रही है, तुम क्यों कॉपी पेस्ट करते हो बार बार में? तो कमेंट ही पढ़ लूं? फिर एक काम करूंगा, देखो मैं लाइव सेशन रखूंगा आराम से, जिसमें अपन केवल कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना? जिसके अंदर केवल पढ़ाई की बातें ही नहीं करेंगे, इसमें आराम से केवल अपन कमेंट पढ़ते रहेंगे। यूट्यूब पे थोड़ी सी यही दिक्कत होती है, आराम से बढ़िया पढ़ाओ ना, फिर कमेंट इतनी कॉपी पेस्ट होती हैं। ऐप के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती है ना, फिर कहते हो यहाँ नहीं पढ़ाते, वहां नहीं पढ़ाते। कोई बात हो तो फोन कर लिया करो तुम, एक इतना तुम्हें कॉपी पेस्ट करने को लगा? ऐप के नंबर नहीं है क्या तुम्हारे पास में? हेल्पलाइन नंबर भी है, तुम वहां पर फोन कर सकते हो। ठीक है, कोई 100 एक बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको तो पढ़ लेने दिया करो रे भाई। तुम एक दो बीच में कमेंट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सारी की सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। एक बढ़िया अगर आराम से मन लगा के पढ़ाए ना, तो बीच में एक स्टूडेंट कुछ बोल भी देना तो भी क्लास डिस्टर्ब होती है, थोड़ा समझा करो। अगर तुम्हारे कोई प्रॉब्लम होती है आराम से फोन करके पूछ लिया करो, बाकी तुम्हारे कमेंट कॉपी पेस्ट करने से समाधान नहीं होगा, तुम फोन करोगे तभी समाधान होगा। तुमने जोशी ने भी इसकी जानकारी दी थी, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ, थोड़ी सी बात बताऊं मैं। तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इस बात का खुलासा किसने किया था? वीपी मेनन ने किया था, जो अपने सचिव थे। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये इनकी पुस्तक है, देख लो। वीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब कहानी किसकी है? भारतीय रियासतों के एकीकरण की कहानी बताई इसमें इन्होंने। इसके अंदर ये कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने मुस्लिम लीग के नेताओं से कई बार मुलाकात की थी। ठीक है, ओके भाई, ये जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह हैं। बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह कहते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह के पास में जाते हैं, तो चंद्रवीर सिंह एक डायलॉग मारते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रवीर सिंह जी कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या क्योंकि भारत में विलय से पहले बांसवाड़ा अलग राज्य हुआ करता था, उसकी खुद की सेना हुआ करती थी, अलग झंडा हुआ करता था, उसके खुद के सिक्के चला करते थे। जब बांसवाड़ा के विलय भारत में हो गया तो उसका खुद का स्वामित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या इसलिए बांसवाड़ा के राजा चंद्र सिंह कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खुद अपने मृत्यु के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या हमारे राजा कितने दरिया दिल थे, उन्होंने भारत सरकार को सब कुछ दान कर दिया था। इनके पास में जितने भी पैसे थे सारे के सारे भारत सरकार को सौंप दिए थे। सारी की सारी जमीन, खुद की सारी सेना, अपने सारे के सारे हथियार सब सरकार को सौंप दिए। अगर किसी को लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कोई भी दान कर सकता है, तो तुम कर लो फिर। खुद का 50 बाई 50 का अगर प्लाट है ना, वही भारत सरकार को दान करके दिखाओ। चलो, भारत सरकार तो अलग बात है, अगर चाचा था वो अपनी जमीन के ऊपर 1 फुट भी कब्जा कर लेना, तो भी हम उनका सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
गांव में तो पुलिस थानों के अंदर ज्यादातर अगर जो मामले है ना मुकदमे, वो केवल जमीन जायदाद को लेकर रहेंगे। लेकिन ये घर घर की कहानी है, ऊंचो चढ़ चढ़ देखो और घर घर यू ही लिखोगे। लेकिन हमारे वो राजा थे जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया था, इनके जो भी जितने भी पैसे थे ना सब भारत सरकार को सौंप दिए थे। जितने भी हथियार थे, इनके किले महल, सब सरकार को सौंप दिए। तो इस मामले में तो दरियाल थे, हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में तो देश के प्रति इनका समर्पण तो था। ओके भाई, अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के एकीकरण की। अब हम किसकी शुरुआत करेंगे? राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत करते हैं। ये मैंने तुम्हें नॉर्मल सी बात बता दी है। राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, जैसे पूरे भारत में 565 रियासतें थी, अपने राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। 3 ठिकाने थे नॉन सैल्यूट ठिकाने, ये मैंने बताया भी था, ठिकानों का मतलब है ना नॉन सैल्यूट ठिकाने, जहां पर तोपों की सलामी नहीं लगती थी। सैल्यूट ठिकाने, एक तो रियासत हुआ करती थी जहां पर तोपों की सलामी दी जाती थी, राजा आता था, ठिकानों के अंदर कोई भी सलामी नहीं दी जाती थी। ये क्या थे? नॉन सैल्यूटेड ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से? 3, निमराना, कुशलगढ़, लावा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो पता नहीं कितनी बार नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। एकीकरण में कहते हैं 8 साल लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे, 14 दिन लग जाएंगे। एकीकरण का श्रेय किसे दोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बिस्मार्क ने कहते हैं कि जर्मनी में राज्यों का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत की रियासतों को जोड़ने का काम किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, रह जाएगा ध्यान में, क्योंकि विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर करा लिए हैं, अब इनको एक भी तो करना है ना। सारे अलग अलग बैठे हैं भाई, इन्होंने सबने कह दिया कि हम भारत के साथ में जाएंगे, क्या भारत में मिलने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन कौन से राज्य के साथ में जाएंगे? क्योंकि सारे के सारे अलग अलग बैठे हैं, सबका राज्य अलग अलग है, तो इन सब को मिलाकर फिर राजस्थान बनाया गया है। बाकी तो सबका अलग अलग स्टेट था, मेवाड़ बोले का हमारा खुद का अलग राज्य है, जयपुर वाले बोले का हमारा खुद का अलग राज्य है। तो जब इन सबको मिलाया गया, यह है एकीकरण। इन सबको मिलाकर अब यानी का एक राज्य बनाया जाएगा। अब आगे देखते हैं शासकों के द्वारा संघ के प्रयास, ये क्या है? हमारे राजाओं ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम खुद का भारत में एक अलग राज्य बना लेंगे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कहते हैं कि जून 1946 में मालवा, सौराष्ट्र और राजस्थान के राजाओं का उदयपुर में सम्मेलन बुलाया, जिसमें कहते हैं कि 22 राजाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कहते हैं कि हम सारे के सारे राजा मिलकर खुद का एक बड़ा संघ बना लेंगे, खुद का बड़ा सारा राज्य बना लें, जिसमें भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी। क्या हमारा अगर अलग राज्य होगा जिसमें सारे के सारे राजा एक होंगे, और हम उसका नाम रखेंगे राजस्थान यूनियन, और जब सारे के सारे राजा राजस्थान यूनियन के साथ में मिलकर काम करेंगे तो भारत सरकार से हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। क्या सारे मिलकर? राजाओं ने कहा यार का आइडिया तो आपका बड़ा शानदार है, लेकिन इस राजस्थान यूनियन का अध्यक्ष कौन होगा? क्या तब महाराणा भोपाल सिंह बोले यार क्या तुम इतने भोले आदमी हो क्या? जब मैंने उदयपुर में सम्मेलन बुलाया है तो इस राजस्थान यूनियन का अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। क्या तो 22 राजाओं का अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। लेकिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतों ने इस बात का विरोध किया। वे बोले कि हम भी तो बड़ी रियासतें हैं, हम भी तो अध्यक्ष बन सकते हैं, आप ही अध्यक्ष क्यों बनोगे? क्या इस बात पर सारे के सारे राजा आपस में लड़ने लगे, जिससे सम्मेलन असफल हो गया था। कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को यह सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था के मुंशी ने। इन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से सम्मेलन बुलाओ ताकि आप आराम से सारे राज्यों से बात कर सको। क्या मेवाड़ रियासत ने सोचा कि अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो हमारा खुद का संविधान बनेगा। क्या इसलिए के मुंशी मेवाड़ के अंदर उस समय संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे, मतलब ये मेवाड़ के संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा ने के मुंशी का जो संविधान था उसको स्वीकार नहीं किया था। उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि के मुंशी के संविधान को पिछोला जेल में फेंक दोगे, इनको स्वीकार नहीं किया था। तो ये तो के मुंशी मेवाड़ में खुद का संविधान लिखने लगे थे। इनका ये प्लान था कि जो आसपास के राजा हैं इन राजाओं के साथ में मिलकर हम खुद का एक स्टेट बना ले जिसमें अपना खुद का एक संविधान होना चाहिए। तो खुद की तरफ से संविधान तैयार करने लगे थे। लेकिन बाद में वही बात, सबने विरोध किया कि आप ही अध्यक्ष क्यों बनोगे, कि हम भी तो बन सकते हैं। क्या इस बात का विरोध हुआ और यह संघ असफल हो गया था।
तो अपने को ये ध्यान रखना कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार थे के मुंशी, जो मेवाड़ में उसमें संविधान बना रहे थे। इनकी सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ये कहा गया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। इसमें ये कहा गया कि हम सारे के सारे मिलकर खुद का एक संघ बनाएंगे, खुद का एक स्टेट बनाएंगे, जिसमें अपना संविधान भी होगा। क्या महाराणा भोपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया था, लेकिन यह सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह ने भी अपने दीवान विट्टी कृष्णामाचारी के साथ में मिलकर राज्यों के संघ बनाने का प्रयास किया था। सबने संघ बनाने का प्रयास किया, छोटा मोटा, हमारा खुद का स्टेट हो, खुद का स्टेट हो गया। जयपुर के राजा सवाई मानसिंह थे, इन्होंने भी अपने दीवान विट्टी कृष्णामाचारी के साथ में मिलकर संघ बनाने का प्रयास किया। कोटा के महाराव भीम सिंह थे, वो भी दक्षिण राजपुताना की रियासतों को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ अगर आपस में मिल जाएं तो हमारा भी एक संघ हो जाए, जिसका नाम हाड़ौती संघ। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह भी ये चाहते थे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर मैं एक वागड़ संघ बना लूंगा, हमारा खुद का एक अलग राज्य हो। लेकिन ये सारे के सारे असफल होते हैं, क्योंकि मैन यही था कि कोई भी राजा किसी के नीचे काम करना नहीं चाहता था। जब हाड़ौती संघ बुलाया गया तो कोटा के महाराव भीम सिंह बोले कि इस संघ का अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा क्या? तो बूंदी वाले बोलेगा, अच्छा निकले तो हमसे हो, बूंदी से अलग और कोटा रियासत बनी और तुम हमारे ऊपर अध्यक्ष बनोगे क्या? ये भी असफल हो जाता है। इसी प्रकार से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का था। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हमें खुद का अलग संघ बनाएंगे क्या, वागड़ संघ। लेकिन दिक्कत ये थी कि अध्यक्ष तुम ही क्यों बनोगे, हम भी तो बन सकते हैं क्या? इसलिए ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम? न्यू एडिशन महीने भर बाद निकालेंगे, अभी कुछ नहीं है। और बताओ, ये बात तुम फोन करके पूछ सकते थे, है ना, लेकिन तुम्हें क्लास के अंदर पूछनी होती है। और बताओ, इस चीज के लिए 10 कॉपी पेस्ट कर दी। ये वो बातें हैं जो आराम से पूछ सकते हो तुम, फिर भी क्लास में पूछनी। ज्योग्राफी में चिंकारा को राज्य नहीं, बिल्कुल सही है वो डेट, मैं तुम्हें प्रमाण दे दूंगा उस चीज का। और बताओ, जो मैंने लिखी है प्रमाणिक स्रोत से लिखी है, उसका मैं तुम्हें प्रमाण दे दूंगा। गाइडों के हिसाब से मैंने वो डेट नहीं लिखी है, प्रमाणिक स्रोत से मैं उसका प्रमाण दे दूंगा किताब में। ओके। और बताओ, किसी की क्या समस्या है? आप कमेंट नहीं पढ़े, क्या कमेंट पढ़ू बताओ। और पूछ, कुछ क्लास से संबंधित पूछना तो बताओ। तुम्हें कमेंट एक दिन अपन आराम से सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें केवल कमेंट ही रखेंगे। तुम बता देना कमेंट करके किस दिन रखना है। उस दिन केवल यही रखेंगे कि आपकी जो भी समस्या, आराम से मैं बैठा बैठा देखता रहूंगा और यही काम करेंगे। कुछ मैं तो इसलिए कमेंट देखता हूँ यार, किसी को कुछ पूछना हो क्लास से संबंधित तो पूछ लेगा। बाकी तुम्हारी अलग ही बातें, ये कब करोगे, वो कब करोगे। आ जाओ भी थोड़ी सी देख लेते हैं रियासतों को लेकर। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हुआ करती थी? सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ हुआ करती थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी हुआ करती थी? मारवाड़ हुआ करती थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी, जिसे जिला भी बनाया गया था, बाद में हटा दिया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, आज भी जयपुर सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत जयपुर। जाट रियासत, जहां पर जाट वंश का शासन हुआ करता था, भरतपुर और धौलपुर। और मुस्लिम रियासत हुआ करती थी टोंक, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। ये भरतपुर के जाटों का राज चिन्ह है। बाकी ऊपर के मेवाड़ के और मारवाड़ के राज चिन्ह है, हमने क्लासों के अंदर तुम्हें दिखा भी दिया। तो राजस्थान का एकीकरण शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में जाकर पूरा होता है। राजस्थान की रियासतों ने भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल सोच रहे थे कि मैं किस रियासत को किसके साथ में मिलाऊंगा। जब रियासतें आपस में जुड़ेंगे तभी तो एकीकरण होगा। यह एकीकरण 7 चरणों में जाकर पूरा होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सोच ही रहे थे कि मैं एकीकरण को कहां से शुरू करूंगा राजस्थान में क्या। तभी उनको एक मौका मिल गया। हुआ ये कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और थोड़े दिन पहले ही नाथूराम गोडसे अलवर के महाराजा तेज सिंह से मिलकर जाते हैं। हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। और कहते हैं कि
थोड़े दिन पहले ही वो अलवर के महाराजा तेज सिंह जी मिलकर गए थे क्या। तो भारत सरकार अलवर के शासक को शक की दृष्टि से देख रही थी, उनको लगा कहीं ना कहीं इनका भी हत्या में हाथ हो सकता है क्या। दूसरा यह था कि अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेवस्थान बनाने की मांग की थी कि हमारा भी एक अलग स्टेट होना चाहिए, और अलवर रियासत में दंगे भड़क जाते हैं। ये सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा था अलवर के महाराजा तेज सिंह जी और इनके प्रधानमंत्री एनवी खर्रे के ऊपर। भारत सरकार ने कहा कि तुम दंगों को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन तुमने दंगे और ज्यादा भड़काए हैं। यह कहकर भारत सरकार ने अलवर रियासत के ऊपर खुद का कंट्रोल कर लिया। अलवर रियासत के ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा क्या, ये भारत सरकार के पास में रहेगी क्या। ठीक है, ये मैंने केवल नॉर्मल सी बात लिखी है। पहला चरण मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 को, रियासतों को जोड़ने का काम होगा। ये मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया इसकी भी मैं आगे बात बताऊंगा। अभी केवल मैंने ये बताया कि अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेवस्थान बनाने की मांग की थी कि हमारा अलग से स्टेट होना चाहिए क्या, जिसका नाम होगा मेवस्थान। इसमें अलवर नरेश तेज सिंह और इनके प्रधानमंत्री एनवी खर्रे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अलवर रियासत किसके पास में चलेगी, सीधी की सीधी भारत सरकार के पास में चलेगी। मतलब राजा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधी की सीधी भारत सरकार के पास में है। भरतपुर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रजेंद्र सिंह जी, ये भरतपुर के राजा हैं ब्रजेंद्र सिंह जी। भारत सरकार के पास में भरतपुर के राजा की शिकायत पूछी कि जब हम 15 अगस्त को आजाद हुए थे तब सभी रियासतों ने भारत का झंडा फहराया था, लेकिन भरतपुर वालों ने अपनी रियासत में झंडा नहीं फहराया क्या। ये बात भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के पास में पहुंची, तो उन्होंने कहा यार आप मेरी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हो क्या, लोगों ने शिकायत कर दी, आप उन्होंने बात मान ली क्या, आप लोगों की बात कैसे मान सकते हो, मैंने तो झंडा फहराया था क्या। अगर आपको इतनी एलर्जी है मेरी देशभक्ति से, आप सवाल उठा रहे हो, तो ये लो भरतपुर राज्य आप ही संभालोगे। तो भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह खुद अपनी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में सौंप कर आ जाते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में दो रियासतें थी, एक तो अलवर थी, दूसरी भरतपुर थी। पटेल जी ने सोचा यार क्या दो रियासतें तो अपने पास में हैं, अलवर भरतपुर के पास में दो छोटी छोटी रियासतें और हैं, धौलपुर और करौली। अगर मैं इनको बना लूं तो आपस में एक संघ बना सकता हूं क्या। धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदयभान सिंह जी, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे, और करौली के राजा थे गणेश पाल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी को कहा कि हम चार रियासतों अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मिलाकर एक संघ बनाना चाहते हैं, एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, और उस राज्य के राजा हम आपको बनाएंगे क्या, मतलब आपको हम राज प्रमुख बनाएंगे, और करौली वालों को कह दिया हम आपको उपराज प्रमुख बनाएंगे क्या। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चार रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया था, इसके साथ में निमरान ठिकाना भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर का प्रशासक किसे बना दिया, एस एन सप्रू को नियुक्त कर दिया। ब्रजेंद्र सिंह जी गए भारत सरकार के पास में, बोले ये लो भरतपुर तुम ही संभालोगे। तो भारत सरकार ने बाद में भरतपुर का प्रशासक किसे सौंप दिया था, एस एन सप्रू को सौंप दिया था, आप भरतपुर का प्रशासक संभालो। नामकरण किए मुंशी, मत्स्य संघ नाम रखा था किए मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। इन्होंने कहा कि चार रियासतें मिलाकर आप एक राज्य बना रहे हो, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर को मिलाकर आप एक राज्य बना रहे हो, तो इसका नाम क्या रखें क्या। तो के मुंशी ने कहा कि इस क्षेत्र का नाम रखो मत्स्य संघ। के मुंशी संविधान सभा के बड़े सदस्य थे, इन्होंने कहा कि महाभारत काल में अलवर वाले क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था, आप संघ बना रहे हो तो इसका नाम रखो आप मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासतें शामिल होंगी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, साथ में ठिकाना भी आ जाएगा निमराना ठिकाना, जो कहां पर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर है। नॉर्मल से ठिकाने हैं ए बी सी डी। पहला चरण 18 मार्च 1948 को, रियासतें ए बी सी डी प्लस ठिकाना निमराना। अब बात आई कि इस राज्य की राजधानी क्या रखेंगे, कुल मिलाकर एक राज्य बना रहे हैं, ये छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चार रियासतों को मिलाकर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, इन चार रियासतों को मिलाकर मैं एक अलग राज्य बनाऊंगा, और उस राज्य का मैं नाम क्या रखूंगा, मत्स्य संघ रखूंगा। क्या मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था, यह मुंशी ने दिया था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने दिया था।
कला इतिहास की आ जाएगी, अपडेट बुक भी आ जाएगी, महीने भर में आ जाएगी। और बताओ, ठीक है। ये मुंशी ने कहा कि इस राज्य का नाम क्या रखो आप, है मत्स्य संघ नाम रखो, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, और आप संघ बना रहे हो तो इसका नाम रख दो आप मत्स्य संघ। चार रियासत ध्यान रखना भी। राजधानी क्या बनाए, अलवर बनाए क्या। राजधानी की बात आई तो इन चार रियासतों में दिल्ली के पास में जो सबसे नजदीक थी वो रियासत थी अलवर। तो कहा गया कि राजधानी तो किसको बनाएंगे, दिल्ली, अपने अलवर को बनाएंगे क्या, क्योंकि वो दिल्ली के पास में है। राज प्रमुख किसको बनाएंगे, उदयभान सिंह जी को बनाएंगे, पहले कह दिया था। ये अपने उदयभान सिंह जी हैं, धौलपुर के शासक, इनको कह दिया कि राज प्रमुख आपको ही बनाएंगे, इन चार रियासतों के राजा आप ही हो गए, आपको हम राज प्रमुख बनाएंगे। उपराज प्रमुख बनाएंगे गणेश पाल करौली को, बाद में अलवर के शासक तेज सिंह को भी उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री बनाएगा शोभाराम जी कुमावत को। इनके बारे में अभी बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा था आरएएस के अंदर। शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे थे, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत भी की थी। शोभाराम कुमावत ने कहते हैं कि लखनऊ से एलएलबी की थी और अलवर में वकालत करते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तब उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे, और इन्होंने 17 दिन तक अनशन भी किया था। आजादी के बाद में हीरालाल शास्त्री की सरकार में राजस्व मंत्री रहते हैं। 1952 से 1962 तक अलवर के लोकसभा सांसद भी रहे थे, बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे ये। इसके अलावा मोहनलाल जी सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां के समय भी ये मंत्री रहे थे। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुद की वकालत छोड़ दी थी, और ये महात्मा गांधी के साथ में मिल जाते हैं। तो इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं भरतपुर के, जिनको अपन राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। ओके। उद्घाटनकर्ता, अब अगर एक आप चार रियासतों को मिलाकर राज्य बना रहे हो तो उसका उद्घाटन कौन करेगा। उद्घाटन क्या था, एनवी गोडगिल ने। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गोडगिल। एनवी गोडगिल भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री, खनिज मंत्री थे। इनको कहा गया कि देखो एक नया राज्य बन रहा है और आप उसका उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में करके आ जाओगे, क्योंकि धौलपुर के शासक को हमने क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया। उपराज प्रमुख करौली के शासक को बना दिया। राजधानी हमने अलवर को बना दी। क्या बचा, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग बचा, जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। तो वहां पर इस राज्य का उद्घाटन होगा। तो उद्घाटन कहां पूरा था, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। अब एक राज्य बन गया तो इस राज्य को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल भी होगा, जिसमें मंत्री भी होंगे। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था, मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी शामिल थे भरतपुर वाले, मास्टर भोलानाथ शामिल था अलवर का, गोपीलाल यादव था, डॉक्टर मंगल सिंह था धौलपुर का, और डॉक्टर चिरंजीलाल शर्मा करौली का। ये सारे के सारे मंत्री बनाए गए कि ये मत्स्य संघ को चलाएंगे भाई। ठीक है। अब जब पूरे चार रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बना दिया गया तब इनकी आय होगी थी 184 लाख रुपए, 1 करोड़ 84 लाख, और इनका क्षेत्रफल हो गया था 2000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊं कि अभी ये जैसे हमने पढ़ा था कि मत्स्य संघ, ये मुंशी ने कहा कि महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। महाभारत के समय में पांडवों ने अपना ज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहां पर बिताया था। आप अगर मैप में देखोगे ना तो ये क्षेत्र है मत्स्य जनपद, और यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। युधिष्ठिर राजा के साथ में चौसर खेला करता था, एक प्रकार से कंक यानी कि नौकर का काम करता था। अगर आपने महाभारत देखी हो, भीम विराट का रसोईया बनकर यहां पर रहता था। अर्जुन भ्रमला का रूप धारण करके राजकुमारी को नृत्य सिखाता था। द्रौपदी सेंद्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बनी हुई थी। नकुल सहदेव घोड़ों की अश्वशाला को संभालते थे। इस तरह महाभारत के समय में पांडवों ने अपना ज्ञातवास यहीं पर बिताया था, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मत्स्य प्रदेश कहते थे। अगर तुमसे पूछ लेगा मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तब तो होगी विराटनगर। विराटनगर को वर्तमान में क्या कहते हैं, बेराट। और विराट कहां पर है सर, कोटपुतली बहरोड में है। अगर पूछ लेके विराटनगर का वर्तमान में नाम क्या है, बेराट, यहीं पर पांडव अपना ज्ञातवास बिताते हैं। तो महाभारत काल में ये जो जयपुर अलवर का क्षेत्र था इसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। अगर पूछ लेगा मत्स्य संघ की राजधानी क्या है, तब तो फिर क्या होगी, अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर, क्योंकि वो संघ है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। ये मत्स्य प्रदेश है जो महाभारत के समय हुआ करता था। तो इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी है विराटनगर।
और विराटनगर को वर्तमान में कहते हैं बेराट। और विराट कहां पर है? कोटपुतली बैरोड में है। तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर के राजा विराट के पास में ये अज्ञातवास बिताते हैं। तो पहला चरण हो जाता है कंप्लीट। अब बताओ कुछ पूछना है क्या? इस टॉपिक से संबंधित कुछ पूछना है तो बताओ क्या? हाँ 12,000 वर्ग किलोमीटर ही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। और 12,000 है। एक डंडा गायब हो गया शुरुआत वाला। और बताओ किसी को कुछ पूछना है? चलूं आगे फिर? ये कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा जब पीडीएफ लगाऊंगा क्लास के आगे, तब उसमें अपडेट कर दूंगा। चलो भाई आगे फिर दूसरा चरण देख लेते हैं। कम से कम 3 चरण तो कंप्लीट करें, 7 चरणों में से फिर तो आगे कुछ है ही नहीं, फिर अगली क्लास में देख लेंगे। दूसरा चरण जिसका नाम रखा राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासतें मिलाई गई थी। एक मिनट। दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासतें मिलाई गई थी। जब ये 9 रियासतें मिल रही थी तो लगभग पूरा राजस्थान ही आ गया था, क्योंकि 19 तो रियासतें हुआ करती थी, जिसमें 9 रियासतें दूसरे चरण में मिल जाती हैं। इसमें हाड़ौती की 3 रियासतें, कोटा बूंदी झालावाड़, वागड़ की 3 रियासतें, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, और बाकी वाली 3 रियासतें सापुरा किशनगढ़ टोंक, ये मिलती हैं भाई। रख लोगे नाम ध्यान में, सूत्र बनाने की वैसी जरूरत नहीं है। हाड़ौती की 3 रियासतें, कोटा बूंदी झालावाड़, वागड़ की 3 रियासतें, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, और बाकी वाली 3 रियासतें सापुरा किशनगढ़ टोंक, ये इसमें शामिल हो जाती हैं। कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती की रियासतें, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वागड़ वाली रियासतें, किशनगढ़ सापुरा टोंक, ये पास पास में है। और कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें शामिल हो जाता है। राजधानी किसको रखा जाएगा? कोटा को रखा जाएगा। तो ये कुल 9 रियासतें मिलाकर दूसरा चरण बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। पूर्वी साइड में था तो नाम रख देते पूर्व राजस्थान संघ, बाकी इसका नाम राजस्थान संघ ही आता है। राजधानी बनाया गया कोटा को। राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख 2 बनाए गए, एक तो वरिष्ठ, एक कनिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब बड़े, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को, जो बूंदी के थे। और कनिष्ठ बनाया गया मारावल लक्ष्मण सिंह को, जो डूंगरपुर के थे। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को, बूंदी के थे। कनिष्ठ बनाया गया था माराव लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर के थे। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुलाल असावा को, जो सापुरा के थे। गोकुलाल असावा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन हुआ कोटा दुर्ग में, और उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गोडगिल है। बस ये केवल नाम ध्यान रखने हैं। गोडगिल जी राजस्थान में आए हुए थे, तब इनको कह दिया कि देखो अभी आपने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया है, तो 7 दिन के बाद में दूसरे संघ का भी आपको उद्घाटन करके आना है क्या, जिसका नाम है राजस्थान संघ। 18 मार्च, 18 मार्च के बाद में 25 मार्च, और तीसरा चरण आ जाएगा 18 अप्रैल को। ठीक है। दूसरे चरण में राज प्रमुख किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। यह बात बूंदी के शासक बहादुर सिंह को बहुत बुरी लगी। क्यों भाई? दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें थी। 9 रियासतों के अंदर राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंह को। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बूंदी के शासक बहादुर सिंह को बनाया गया। इनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बूंदी रियासत से टूटकर ही कोटा रियासत बनी थी, इसलिए बूंदी रियासत वाले खुद को बड़ा मानते थे। लेकिन इनको राज प्रमुख ना बनाकर उपराज प्रमुख बनाया गया। भाई बूंदी रियासत से टूटकर कोटा रियासत बनी थी, लेकिन बहादुर सिंह को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। इनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया। बूंदी के शासक बहादुर सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप मुझे राज प्रमुख बनाओगे। पटेल जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यार, क्या देखो कोटा बड़ी रियासत है और आज उसकी इनकम ज्यादा है क्या, इसलिए हम राज प्रमुख कोटा के शासक को ही बनाएंगे क्या। तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह ने मन ही मन सोचा क्या कुछ भी हो जाए क्या, मैं भीम सिंह जी को तो राज प्रमुख है नहीं रहने दूंगा क्या। तो क्या करोगे? बूंदी के शासक बहादुर सिंह जाते हैं मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के पास में और कहते हैं कि आप राज प्रमुख बन जाओगे। भोपाल सिंह जी ने कहा यार कि मैं क्यों बनूं क्या। भोपाल सिंह जी ने कह दिया कि मैं राज प्रमुख क्यों बनूं, मेरे तो आराम से मेवाड़ स्वतंत्र रियासत है क्या, मैं तो खुद का अलग स्टेट भी बना सकता हूं, मेरे पास में तो अधिकार है क्या।
बहादुर सिंह जी समझाते हैं, अभी आप केवल मेवाड़ के राजा हो, अगर साथ में मिल गए ना तो आपके नीचे 9 रियासतें और आ जाएंगी। इसलिए तीसरे चरण में मेवाड़ अकेली रियासत मिलेगी और उसके नीचे 9 रियासतें और मिलाई जाती हैं। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। इस संघ में मेवाड़ रियासत अलग से मिलाई गई थी और अन्य रियासतों के साथ में मिलने को कहते हैं संयुक्त, और इसलिए इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल 1948, इसमें उदयपुर अलग से रियासत बनेगी और 9 रियासत वो हैं जो दूसरे चरण वाली हैं। बहादुर सिंह जी ने कहा कि आप तो मिल जाओ क्या, कम से कम 9 रियासतें तो आपके नीचे आएंगी क्या। अब राज प्रमुख कौन बनेंगे? महाराणा भूपाल सिंह जी बनेंगे। भाई अब तो बड़ी रियासत आ गई, मेवाड़ आ गई। अब राज प्रमुख बनेंगे महाराणा भूपाल सिंह जी। बूंदी के शासक बहादुर सिंह का सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं भीम सिंह जी को तो राज प्रमुख नहीं रहने दूंगा क्या। तो उनका डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ। इनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया भीम सिंह जी को। तो राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को, उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी कोटा वालों को। राजधानी बनाएगी उदयपुर। भाई अब उदयपुर बड़ी रियासत आई है क्या, तो राजधानी क्या बनेगी? उदयपुर बनेगी। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। और उद्घाटन कौन करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद करेंगे। जब उद्घाटन की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, यार क्या इस संघ का उद्घाटन तो मैं खुद करूंगा क्या, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ मिल रही है, महाराणा प्रताप की रियासत मिल रही है, तो मैं खुद आऊंगा इसका उद्घाटन करने के लिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आते हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। ये लो 3 चरण अपन ने पढ़ लिए हैं। थोड़ी सी क्लास और बची है, ज्यादा है नहीं, एक चौथा चरण और याद करना, बाकी तो फिर इसके आगे कुछ है ही नहीं, फिर नॉर्मल सी बातें हैं। तो ये राजस्थान का एकीकरण है। एक छोटी सी क्लास और लेके आ जाऊंगा जिसमें अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेंगे। भाई बताओ तुम्हारे कुछ बात समझ में नहीं है तो आराम से पूछ सकते हो, बाकी देखो इनका ट्रिक निकालने की वैसी जरूरत नहीं है। हाँ तो चरण याद करने, कितने याद करने? 18 मार्च है, 25 मार्च है, 18 अप्रैल है, 3 तो याद करो, 4 कल याद करा दूंगा। 7 दिन बाद में दूसरा था, 1 महीने बाद में तीसरा हो गया, 18 मार्च के बाद में 18 अप्रैल है। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को आ जाएगा, जिसका नाम व्रत राजस्थान संघ है, जिसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। और बताओ यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? टेंशन मतलब टॉपिक कंप्लीट होते ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो लेकर आऊंगा मैं। ओके, हाँ जयपुर में मिल जाएगी भी किताब। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने तो कोशिश की थी कि तुम्हें प्रारंभिक भूमिका से लेकर अंतिम भूमिका तक लेकर जाऊं। हालांकि मैं सीधा भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें शुरुआत से थोड़ा जोड़ने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से अपना एकीकरण शुरू हुआ था। हालांकि विलय पत्र पर हमने पहले हस्ताक्षर कर लिए थे, बाद में इनको अलग अलग स्टेट बनाकर राजस्थान में जोड़ा गया था। बड़ा वल्लभ भाई पटेल ने माथापच्ची की थी। आज हम जो भारत देख रहे हैं सब वल्लभ भाई पटेल की देन है। इन्होंने सब रियासतों को जोड़ने का काम किया था, राजाओं को कैसे मनाने का काम किया था, वो सब पटेल जी की देन है। चलो ठीक है फिर, और बाकी कोई समस्या हो ना, कोई बात पूछनी हो तो आराम से तुम फोन करके पूछ लिया करो। ओके, कोई भी तुम्हें बात पूछनी हो तो आराम से पूछ लेना फोन करके कि सर ये क्लास आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें पूछ लिया करो। क्लास के बीच में कमेंट मत किया करो, बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर क्लास को क्यों बड़ी करें अपना। ठीक है फिर, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।